दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। आज हो चुका है 9 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। बिहार न्यूज़ में आज सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एटीएम के माध्यम से पैसे निकालते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। अब आप बिना एटीएम कार्ड के भी पैसे निकाल पाएंगे। इसका ऐलान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया है। जहां अब तक ये सुविधा केवल कुछ ही बैंकों में थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अब बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा सभी बैंकों में दी जाएगी। जहां अभी तक सिर्फ कुछ ही बैंकों में बिना कार्ड के एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा थी। जहां उन्होंने बताया है कि यूपीआई के जरिए एटीएम से पैसे निकाला जा सकेगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक इस कदम से कार्ड क्लोन करके पैसे निकालने के फ्रॉड भी कम होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्कूली छात्रों के लिए खुशखबरी भरी खबर सामने आई है। नीतीश सरकार बिहार के क्लास पहली से 8वीं तक के बच्चों के खाते में 489 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप की रकम भेजने वाली है। इसको लेकर के बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारियां जोरों पर है। जब बिहार सरकार की तरफ से इस बात की तैयारी की जा रही है कि गर्मी की छुट्टी घोषित होने से पहले ही छात्रों के बैंक खाते में स्कॉलरशिप की रकम भेज दी जाए। शिक्षा विभाग की तरफ से इस योजना पर जोर शोर से काम चल रहा है। 489 करोड़ रुपए की ये रकम बिहार के स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 8वीं क्लास के छात्रों को किताबें खरीदने के लिए भेजी जानी है। आपको बता दें कि इस बार नीतीश सरकार के शिक्षा विभाग ने 489 करोड़ रुपए की रकम टेक्स्ट बुक खरीदने की रकम के रूप में आवंटित की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सियासी गलियारों में इफ्तार का दौर शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने अपने सरकारी आवास से की है। इस मौके पर न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे बल्कि भाजपा के बड़े नेताओं के साथ साथ कांग्रेस एआईएमआईएम पार्टी के विधायकों ने भी शिरकत की है। इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। दरअसल कोरोना की वजह से पिछले 3 साल से इफ्तार का आयोजन नहीं हो रहा था। जैसे ही कोरोना से थोड़ी राहत मिली वैसे ही इफ्तार का दौर शुरू हो गया है। जाहिर है जब राजनीतिक गलियारों में इफ्तार पार्टी हो तब राजनीतिक जमघट लगनी लाजमी है। जब कुछ ऐसे ही तस्वीर जमा खान के इफ्तार पार्टी में दिखी। जब भाजपा के बड़े नेताओं में मंत्री नितिन नवीन, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह सहित कई और विधायक मौजूद थे। वहीं एआईएमआईएम के विधायक भी इस मौके पर भी नजर आए। जब अवधेश नारायण सिंह ने इस मौके पर है कि कोरोना के बाद इफ्तार का आयोजन अच्छा लग रहा है। अब कई और इफ्तार आपको देखने को मिलेंगे। जहां वही एमआईएम के विधायक शाहनवाज सहित कुछ और एमआईएम के विधायक भी पहुंचे थे। दोस्तों बात करते हैं कि मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने अजान के लिए लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि भारत में इसकी जरूरत नहीं है। अब बिहार में भी ये मांग उठने लगी है। नीतीश कैबिनेट के मंत्री जनक राम ये मांग कर रहे हैं। खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने भी लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाने की मांग की है। बिहार के मंत्री जनक राम ने कहा है कि होली, दिवाली, छठ और हिंदुओं के महापर्व में ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लग जाती है, लेकिन मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर पर कोई रोक नहीं है। इससे पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी भारी परेशानी होती है। कानून और संविधान का हवाला देकर के एक वर्ग को ऐसा करने से रोक लगाया जाता है तो फिर दूसरे को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका जाता है, जबकि कानून सबके लिए बराबर है। ये जनता की भी मांग है और हम भी लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाने की मांग करते हैं। आपको बता दो कि महाराष्ट्र और मुंबई में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों की आवाज को लेकर के महाराष्ट्र नवनिर्मित सेना जैसे दलों ने आपत्ति जताई और इसे लेकर के बहस तेज हो गई है। इस बीच मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने अजान के लिए लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर दी है। अनुराधा पौडवाल ने यह कहा है कि भारत में इस तरह से अजान दिए जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। जब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार अकेले दम पर सरकार बनाने के बाद बीजेपी की नजर अब बिहार पर है। बिहार में आरजेडी के साथ बीच के 1.5 साल छोड़ दे तो लगभग 17 सालों से बीजेपी जेडीयू के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है। चाहे उसकी सीट ज्यादा रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। इसलिए अब चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार को केंद्र में भेजा जाएगा और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। खबर है कि नीतीश कुमार के सेफ एग्जिट के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है।
या चक्रव्यूह में फंसे नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को बाय बाय कहना चाहते हैं और इसे लेकर के प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को भी अंजाम दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 71 की उम्र पार कर चुके हैं। वे छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। वे पिछले 17 साल से भाजपा के साथ उनका गठबंधन है। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही नीतीश कुमार गठबंधन और सरकार में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। 43 सीटों पर सिमटने के बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तो दे दी, लेकिन बीजेपी नेताओं के आक्रमण बयान से नीतीश कुमार असहज हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलों को और बढ़ा दी है। यूपी में जीत के बाद बीजेपी नेताओं का मनोबल 7वें आसमान पर है और पार्टी नेता अब समझौता के मोड में नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री तक सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। शराबबंदी, भ्रष्टाचार और बेलगाम अपराध को लेकर के नीतीश बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। इस बीच नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई और फिर नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के सशक्त दावेदार हैं, लेकिन राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद दावे की हवा निकल गई और फिर बीजेपी का पलड़ा एक बार फिर से भारी हो गया। जहां नीतीश कुमार को फिर से समझौते के मोड में आना पड़ा। जुलाई महीने में उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और फिर उपराष्ट्रपति को लेकर के भी नीतीश कुमार का नाम सुर्खियों में है। दोस्तों, बात करते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति की सीजन 5 में 5 करोड़ रुपए जीतने वाले सुशील कुमार काफी सुर्खियों पर थे। जब वही सुशील कुमार अब एक बार फिर से मीडिया में सुर्खियों में है। हालांकि वे इस बार अपनी नई मुहिम के लिए सुर्खियों में हैं। जब बिहार की मोतिहारी के रहने वाले सुशील कुमार रातों रात एक सेलिब्रिटी बन गए थे, लेकिन इसके बाद वे खुद को सामाजिक कार्यों से जोड़ा। वे ज़्यादातर पर्यावरण संरक्षण मुहिम में खुद को शामिल किया है। अब एक बार फिर से वे सुर्खियों में है तो फिर इसकी वजह पर्यावरण संरक्षण मुहिम ही है। जब सुशील कुमार ने साल 2018 से चंपा के पौधे लगाने की मुहिम शुरू की थी। इसके तहत उन्होंने लाखों संख्या में पौधों का रोपण किया है। अब सुशील कुमार गौरिया संरक्षण काम के लिए मुहिम चला रहे हैं। बिहार में गौरिया राज्य पक्षी है और ये पक्षी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इसी वजह से गौरिया संरक्षण के लिए सरकार ने राज्य पक्षी घोषित किया है। हालांकि इसके संरक्षण का कार्य सरकार की ओर से ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रही है, लेकिन सुशील कुमार ने इस विलुप्त पक्षी के संरक्षण के लिए खुद एक अभियान को शुरू किया है। सुशील कुमार ने अपने गृह जिले मोतिहारी से इसकी शुरुआत की है। उन्होंने मोतिहारी में विशेष अभियान चला रखे हैं। इस अभियान के तहत उन्होंने उनके लिए घोंसला का निर्माण करा करके उसे घर के आसपास के इलाकों में लगा रहे हैं। गौरिया संरक्षण अभियान के तहत सुशील कुमार रोजाना स्कूटी से सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं। उनके साथ गौरिया का घोंसला का कांटा और हथौड़ा रहता है। सुशील कुमार एक एक करके लोगों के घर जाते हैं, लोगों को गौरिया के बारे में जानकारी देते हैं और उनके दरवाजे पर घोंसला लगा देते हैं। सुशील कुमार कहते हैं कि मुझे लोग जानते हैं कि मैं केबीसी विनर हूं, मेरी बात सुनते हैं। ये एक छोटा सा बदलाव की कोशिश है। गौरिया इलाके में आने लगी है। मेरी इच्छा है कि ये आगे बढ़े। मेरे अभियान से प्रभावित होकर के अब लोग छतों पर पानी रख रहे हैं। लोग साफ पानी रखें और फिर गौरिया को संरक्षित करें। दोस्तों, बात करते हैं कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों का निर्माण कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है। मोदी ने शुक्रवार सुबह एक ट्वीट करके केंद्र सरकार की ओर से उपलब्धि के बारे में बताया है। जब पीएम मोदी ने इसे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन जन की भागीदारी से ही 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक गरीबों के लिए 2 करोड़ 52 लाख पक्के घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1,95,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा पीएम आवास योजना शहरी के तहत कुल 58 लाख पक्के मकानों का निर्माण किया जा चुका है। इसके लिए अब तक 1,18,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। पीएम आवास योजना की खासियत है कि इसके तहत मिलने वाले घरों का मालिक महिला सदस्य या फिर संयुक्त को बनाया गया है। साथ ही हर घर में शौचालय, रसोई, पानी और फिर बिजली की सुविधाएं भी दी गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि अप्रैल महीने में पड़ रही जानलेवा गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूल में बच्चों को हो रही है। जब पटना के सभी छोटे बड़े स्कूल खुल चुके हैं, स्कूलों का संचालन भी मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है, लेकिन छुट्टी के वक्त पड़ने वाली जानलेवा गर्मी की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तेज गर्मी और धूप की वजह से स्कूली बच्चों के बीमार होने के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। मौसम में बदलाव और फिर तापमान में इजाफा डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, उल्टी और दस्त जैसे शिकायतों को बढ़ा रहा है। जब पटना के अस्पतालों में बीमार बच्चों की संख्या हाल के दिनों में बहुत बढ़ गई है। जब पटना के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और पटना एम्स जैसे अस्पतालों में छोटे उम्र के बच्चों का इलाज कराने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। आईजीआईएमएस के शिशु रोग के अलावा ओपीडी में गर्मी की वजह से बीमार हुए बच्चों की संख्या बढ़ी है। पीएमसीएच के शिशु रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. जायसवाल के मुताबिक हाल के दिनों में ऐसे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है जो गर्मी जनित रोग से पीड़ित हैं। जहां उधर एम्स के डॉक्टरों का भी कहना है कि पानी की कमी की वजह से बच्चों के बीमार होने के मामले सामने आ रहे हैं। जहाँ तेज बुखार, बेहोशी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत ज्यादा है। जानलेवा गर्मी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पहले ही ये संकेत दे चुका है कि इस बार गर्मी की छुट्टियां पहले ही कर दी जाएगी। जिला प्रशासन भी लगातार गर्मी के बढ़ते पारे पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि स्कूलों का परिचालन अभी नए सेशन में शुरू हुआ है। लिहाजा जिला प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि स्कूल अपने प्रबंधन को ठीक कर ले। जैसे ही सेंसर रेगुलर हो जाएगा, वैसे ही गर्मी की छुट्टियों का ऐलान किया जा सकता है। हर साल गर्मी की छुट्टियां मई से लेकर के जून तक के महीनों में होती है, लेकिन इस बार इसे अप्रैल से लागू कर दिया जा सकता है। जब पटना समेत बिहार के लगभग 1 दर्जन जिलों में इस वक्त हीट वेव की स्थिति है। दोस्तों बात करते हैं कि स्थानीय निकाय कोटे से बिहार विधान परिषद की जिन 24 सीटों पर चुनाव हुए थे, उनके नतीजे सामने आ चुके हैं। 24 सीटों में से सबसे ज्यादा 7 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल ने यानी कि आरजेडी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि जनता दल यूनाइटेड के पाले में 5 सीटें आई हैं। निर्दलीयों ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि पशुपति पारस की पार्टी रालोसपा और कांग्रेस को एक सीट पर जीत हासिल हुई है। गठबंधन के नजरिए से देखा जाए तो फिर एनडीए ने 24 में से 13 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन इस नतीजे के बावजूद भी बिहार विधान परिषद में तेजस्वी यादव सबसे बड़े गेनर बनकर उभरे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। बीजेपी को जहां 5 सीटों का नुकसान हुआ है, तो फिर वहीं आरजेडी को 2 सीटों का फायदा हुआ है। इस चुनाव नतीजों के साथ बिहार विधान परिषद में दलीय स्थिति बदल गई है। 75 सदस्यों वाली बिहार विधान परिषद में अब जेडीयू के 28 सदस्य हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के 22 और राष्ट्रीय जनता दल के 11 सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी के 4, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 1, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1, वीआईपी के 1 और निर्दलीय सदस्यों की संख्या सदन में 5 हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, जिनमें से कुछ सामने आ जाते हैं और कुछ आज भी छुपे हुए हैं। वहीं अभी हम आपको एक ऐसे छात्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने नेत्रहीन लोगों के लिए स्मार्ट शू बनाए हैं, यानी कि अंधों के लिए स्मार्ट शू बनाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि असम के करीमगंज जिले के एक किशोर अंकुरित क्रमकार ने ब्लाइंड लोगों के लिए सेंसर इनेबल्ड स्मार्ट शू को सफलतापूर्वक डिजाइन किया है। अंकुरित जो अभी 9वीं कक्षा के छात्र हैं और उनका सपना साइंटिस्ट बनने का है। तो आइए इनके बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानते हैं। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार जूते में एक बजर होता है जो सेंसर को रास्ते में आने वाली बाधा का पता चलने पर बंद हो जाता है। अगर रास्ते में कोई बाधा आता है या फिर कुछ सामान आ जाता है, तो फिर जूते में सेंसर यानी कि बजर इसका पता लगाएगा और बजर अलर्ट देगा। जब बजर बजेगा तो फिर ब्लाइंड व्यक्ति इसे सुन सकेगा और वह सतर्क हो सकता है और उसके अनुसार कार्य कर सकता है, और इसके सामने अगर कुछ आ जाता है तो फिर बच सकते हैं। ऐसा अंकुरित क्रमकार ने एएनआई से बात करते हुए कहा है। हालांकि इस लड़के के द्वारा बनाया गया ये प्रोडक्ट कितना असरदार होता है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाले पक्षी की इच्छा होती है कि वे अपने पंखों को फैला करके आसमान की बुलंदियों को छुए, वो इतना ऊंचा उड़े कि सब कुछ बौना दिखाई देने लगे। यही वजह है कि जब हम पिंजरे बंद पक्षी को अपने हाथों से उड़ाते हैं तो फिर उसकी उड़ान इतनी शानदार होती है कि हमारा मन मोहित हो उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा सिर्फ असली पक्षियों के साथ ही नहीं, बल्कि कागज के बने बेजान पक्षियों के साथ भी होता है। हाल के दिनों में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जहां लोगों ने जब कागज से बने पक्षी को आसमान में छोड़ा तो वह अपने बेजान पंखों से ही आसमान की ऊंचाइयों को नापने लगा।
वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो लोग एक कागज से बनी पक्षी को हाथों से थामे नजर आ रहे हैं। जहाँ ऐसे में पक्षी को थामे रखने वाला व्यक्ति उसे एक झटके के साथ उसे हवा के हवाले कर देता है और कुछ ही सेकंड में हवा से कागज से बनी बेजान पक्षी हवा से बातें करना शुरू कर देती है और फिर एक ऊंचे उड़ान भरती है। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में विवाहिता की गला दबा करके हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अलमपुर गौनपुरा की है। मृतका की पहचान प्रियंका कुमारी के रूप में की गई है। जब घटना की जानकारी लगते ही परिवार वाले मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। जब सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। विवाहिता के परिवार वालों ने बताया है कि 4 साल पहले प्रियंका की शादी हुई थी। शादी के बाद उसका पति निरंजन कुमार उसके परिवार वालों से मोटी रकम का डिमांड करता था और पैसे नहीं देने पर बार बार जान से मार देने की धमकी देता था। जब गुरुवार की देर शाम प्रियंका कुमारी की गला दबा करके हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से ससुराल के लोग फरार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी और उनकी पार्टी वीआईपी को एनडीए में जगह देकर के बीजेपी ने समूल नाश कर दिया है। 11 सीटों पर पहले चुनाव लड़ने का मौका दिया और फिर ये 4 विधायकों के साथ मुकेश सहनी नीतीश कैबिनेट में मंत्री बन गए। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ मुकेश सहनी का तेवर भी बदला। जहां मुकेश सहनी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। बीजेपी को हरवाने के लिए मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश तक जा पहुंचे। नतीजा ये हुआ कि मुकेश सहनी की न केवल कुर्सी चली गई बल्कि उनकी पार्टी के सभी विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। मुकेश सहनी के रवैये को लेकर के भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के अंदर इतनी नाराजगी है कि अब विधायकों के बाद मुकेश सहनी की पार्टी के नेताओं को भी एक एक करके बीजेपी अपने साथ शामिल कर रही है। जब बिहार बीजेपी के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम रेणु देवी की मौजूदगी में आज वीआईपी के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वीआईपी नेता राजभूषण चौधरी ने बीजेपी की सदस्यता ली है। जहां उनके साथ कई अन्य नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। मुकेश सहनी की पार्टी में रहे इन नेताओं का बीजेपी नेताओं ने खूब स्वागत किया है। इस मौके पर यह ऐलान भी हो गया है कि अगले 10 दिनों के अंदर वीआईपी के 90% नेता और कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। इसके बाद भी बिहार में अवैध शराब की तस्करी मामले रुक नहीं रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार ने अब शराबबंदी कानून में कई बदलाव किए हैं, जिससे अब शराब पीते पकड़े जाने पर लोगों को सजा में कुछ राहत मिलेगी। जब नए नियम के अनुसार अगर आप पहली बार शराब पीते पकड़े जाते हैं तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने आपकी पेशी की जाएगी, जिसके बाद 5,000 तक का जुर्माना लेकर के छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि छोड़ने के साथ अपराधी से एक शपथ पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें शपथ लेनी होगी कि आप कभी भी शराब नहीं पिएंगे। यहाँ तक कि यदि कभी शराब पीते हैं तो फिर शपथ पत्र में बताना होगा और फिर उसी के आधार पर दंड दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है कि जिला से लेकर के विभाग तक हर शुक्रवार को आम लोगों से पदाधिकारी अपने कार्यालय में मिलेंगे। जब मिलने का समय निर्धारित करके अधिकारी उसे प्रचारित भी करेंगे। आम लोगों की शिकायतों समस्याओं को पदाधिकारी सुनेंगे और उसका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराएंगे। इसको लेकर के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने गुरुवार को सभी विभागीय आला अधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को निर्देश जारी कर दिया है। जब मुख्य सचिव ने कहा है कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से लागू करने, न्याय के साथ विकास को सुनिश्चित करने एवं प्रशासन को और अधिक संवेदनशील बनाने के मकसद से ये कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जानी है। इसके अलावा और क्या क्या करना है इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हर सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को पदाधिकारी राज्य मुख्यालय में रहेंगे। अन्य दिनों में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे और विभागीय कार्यों की निगरानी और फिर समीक्षा करेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि विभाग की योजना का प्रभावी ढंग से काम हो रहा है या नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार समेत देश भर में रबी की फसलों की कटाई का दौर जारी है, जिसके तहत किसानों की तरफ से खेती में खड़ी गेहूं से लेकर के चना, सरसों की फसलों की कटाई की जा रही है। इस बीच बिहार सरकार ने रबी की कटाई को लेकर के एक नियम की घोषणा की है। बिहार के कृषि विभाग की तरफ से तैयार इस नियम के तहत बिहार के किसानों को रबी फसलों की कटाई सीजन में खेतों पर कंबाइन हार्वेस्टर मशीन चलाने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
बिहार कृषि विभाग की तरफ से इन नियम को इन दिनों जगह जगह सार्वजनिक किया जा रहा है। जब बिहार कृषि निदेशालय की तरफ से बिहार के सभी किसानों और कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों के लिए ये फरमान जारी किया गया है, जिसके तहत रबी फसलों की कटाई सीजन में कंबाइन हार्वेस्टर से पहले इसके लिए अनुमति ली जाएगी। इसके लिए किसानों और कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को जिला कृषि पदाधिकारी के पास आवेदन करना होगा। प्राप्त आवेदन के आधार पर जिला कृषि अधिकारी जांच करेंगे। जांच में रिपोर्ट ठीक आने पर कंबाइन हार्वेस्टर चलाने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना को सितंबर महीने तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि सभी राशन कार्ड धारकों को सितंबर महीने तक फ्री राशन मिलता रहेगा। यह खबर के अनुसार फ्री राशन के बाद फ्री इलाज के लिए राज्य के अंदर यानी कि बिहार के अंदर और 80 लाख राशन कार्ड धारक परिवार को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा। इसके बाद सभी राशन कार्ड धारक 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विमर्श करके विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि बिहार में 80 लाख राशन कार्ड धारी परिवार को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा। इस प्रस्ताव को बहुत जल्द कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन 80 लाख राशन कार्ड धारक 5 लाख तक का फ्री में इलाज करा सकेंगे। वहीं इन राशन कार्ड धारकों को केंद्र सरकार के द्वारा हर महीने में 5 किलो फ्री राशन भी दिया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सचिवालय सहायक के पद पर भर्ती निकाली है। जहां इसके लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल होने वाले सचिवालय सहायक की परीक्षा में बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अभ्यर्थी को किताब ले जाने की इजाजत दी है, यानी कि सचिवालय सहायक की परीक्षा ओपन बुक सिस्टम के माध्यम से होगी। आपको बता दूं कि इसको लेकर के कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना भी जारी कर दी है। जहां सचिवालय सहायक के पर भर्ती को लेकर के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। गलत जवाब देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि सामाजिक न्याय पखवाड़ा के पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भाजपा कार्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में स्वास्थ्य सुविधा की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी है। साथ ही भविष्य में होने वाले कार्यों से अवगत कराया है। जब मंगल पांडे ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम योजना है। इसके तहत देश और बिहार में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को और भी बेहतर सुविधा मिल सके। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। जब बिहार में 1 करोड़ 8 लाख लाभुक की सूची में है। बिहार में अब तक करीब 29 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड जारी कर दिया जा चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विमर्श करके एक बड़ा निर्णय लिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। खाने पीने के सामान के साथ अब सफर भी महंगा होने वाला है। बिहार में पेट्रोल, डीजल और घरेलू व्यावसायिक गैस की कीमतें बढ़ने के बाद अब सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। सीएनजी की कीमत बढ़ने से यात्रियों को ढोने वाले ऑटो, कैब, टैक्सी आदि की गैस लागत बढ़ गई है। इस वजह से ऑटो और टैक्सी वालों ने किराया बढ़ा दिया है। वहीं पीएनजी की कीमत बढ़ने से बिहार में इसकी सेवा लेने वाले परिवारों के बजट पर बोझ बढ़ गया है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के साथ अब ओला, उबर से सफर करना भी महंगा हो गया है। जब ओला, उबर जैसे कैब कंपनियों ने 15 से 20% तक किराया बढ़ा दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व संपन्न हो गया है। इस दौरान छठ व्रतियों ने 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखकर सूर्य की आराधना की और फिर देश, समाज और परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को काफी उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान छठ के गीतों से पूरा इलाका छठ में रहा। छठ पर्व को बिहार का महापर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार साल में 2 बार मनाया जाता है, जहां एक कार्तिक माह में और दूसरा चैत महीने में। इसे चैत्र छठ पूजा के नाम से भी जाना जाता है। चैती छठ महापर्व 4 दिनों तक चलता है। इस पूजा के पहले दिन छठ व्रती नहाए खाए के साथ ही पूजा की शुरुआत करती है। इस दिन अरवा चावल और चने की दाल के साथ ही कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। इस प्रसाद के खाने के बाद छठ व्रती लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की जेलों में हुई छापेमारी के दौरान मिली प्रतिबंधित सामग्री के बाद कारा प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जब बिहार के 10 जेलों में 125 कैदियों को दूसरे जेलों में ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया गया है। विभिन्न जिलों के डीएम, एसएसपी के निर्देश पर यह सूचना जारी कर दी गई है।
इसमें कई वीआईपी और फिर दबंग कैदियों के भी नाम होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि विस्तार से सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसके अलावा जेल में प्रतिबंधित सामग्री मिलने पर 14 काराकर्मियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध भी सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। यह जानकारी के अनुसार गया केंद्रीय कारा के 32, बक्सर केंद्रीय कारा के 25, सीतामढ़ी मंडल कारा के 20, आरा मंडल कारा के 15, पटना बेउर आदर्श केंद्रीय कारा के 12, छपरा मंडल कारा के 6, भागलपुर के शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा के 6, हाजीपुर मंडल कारा के 5, सासाराम मंडल कारा के 3 और भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा के 1 समेत कुल 125 बंदियों के प्रशासनिक आधार पर अन्यंत्र कारा में हस्तांतरण के लिए की कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि अक्सर अपने बयानों के कारण विवादों में रहने वाले डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने मोहम्मद और कुरान को मानने वाले मुसलमानों को जिहादी बताया है। इसके साथ ही नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है कि अगर कोई हिंदू 15 बच्चा पैदा करता है तो उसे संत महात्मा घोषित करेंगे। महामंडलेश्वर अन्नपूर्ण ने भी बच्चों से सशस्त्र उठाने की भी अपील की है। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने यह बयान मथुरा के गोवर्धन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिया है। आपको बता दें कि 12, 13 और 14 अगस्त को डासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा धर्म संसद का आह्वान किया गया है और इसी को लेकर के सभी साधु संतों को मंच पर एक करने डासना देवी मंदिर के महंत जुटे हुए हैं। इससे पहले नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा था कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना तो फिर 20 साल में 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। नरसिंहानंद सरस्वती पहले भी कई बार ऐसे भड़काऊ बयान दे चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती ही जा रही है। जब महीने भर में कई दफे पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। ऐसे में दुपहिया चौपहिया गाड़ी रखने वाले कम आय वाले लोगों की दिनचर्या पर भी खासा असर पड़ रहा है। क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना मतलब महंगाई बढ़ना। यही वजह है कि शादियों में भी लोगों के दिमाग में यही बात घूमती रहती है। यह खबर भी एक शादी की है जो कि तमिलनाडु में चंगलपट्टी जिले के चेऊर गांव में हुई है। इस शादी में दूल्हा दुल्हन को दोस्तों ने पेट्रोल और डीजल की बोतलें उपहार में दी है। शादी के इस मौके की तस्वीरें सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक नवविवाहिता जोड़े को उनके दोस्तों ने पेट्रोल और डीजल की बोतलें गिफ्ट की है। नवविवाहित जोड़े की पहचान दूल्हा गणेश कुमार और दुल्हन कीर्तना के रूप में हुई है, जिन्हें पेट्रोल डीजल का उपहार देने का आइडिया दोस्त के मन में बढ़ती महंगाई के चलते आया। आपको बता दूं कि बिहार समेत पूरे देश में पिछले 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत 10 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब लोगों ने किसी शादी में ऐसे असामान्य गिफ्ट दिए हो। जब टमाटर और प्याज की कीमतें एकदम से बढ़ गई थी तो फिर कुछ लोगों ने अपने दोस्तों की शादी में टमाटर और प्याज की टोकरी उपहार में दी थी। अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है तो फिर शादी में आए मेहमानों के गिफ्ट ने सभी का ध्यान खींचा है। दोस्तों बात करते हैं कि बेशक आम इंसान अपने गिलास में नींबू निचोड़ने की हिम्मत ना कर पा रहा हो, लेकिन बाजार में नींबू के साथ साथ हरी सब्जियां जरूर ग्राहक के जेब निचोड़ रही है। जेब को हल्का करने के मामले में प्याज भी पीछे नहीं है। नवरात्र खत्म हो गया है, इसके बावजूद भी प्याज के दाम बढ़े हुए हैं। जब पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। नवरात्र और रोजे में नींबू और कुछ खास सब्जियों की डिमांड बढ़ गई है। वही जानकारों का कहना है कि इस बार नींबू से लेकर के कुछ खास हरी सब्जियों की पैदावार कम हुई है। वहीं पेट्रोल डीजल महंगा होने के चलते बहुत सारे किसान अपनी सब्जियों को शहर की ओर लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसके चलते भी नींबू और सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। या सूत्रों की माने तो जमाखोरी भी इसकी बड़ी वजह है। जानकार उम्मीद जता रहे हैं कि नवरात्र और रोजे खत्म होने के बाद ही नींबू और सब्जियों के सस्ते होने की उम्मीद की जा सकती है। सब्जियों के साथ ही फलों पर भी महंगाई की मार पड़ी है। नवरात्र और रोजे के चलते अचानक से खास तौर पर सेब, संतरा, तरबूज, अंगूर और केले आदि की डिमांड बढ़ गई है। जो अंगूर नवरात्र रोजे से पहले 40 से 50 रुपए किलो तक बिक रहे थे वह अब 100 रुपए किलो हो गए हैं। केला 60 से 70 रुपए दर्जन हो गया है। तरबूज 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि कई बार बिजली की समस्याओं की वजह से किसानों को फसलों की सिंचाई के दौरान अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार किसानों को सोलर पंपों पर सब्सिडी प्रदान करती है। सोलर पंप का उपयोग करके किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा अपने अनउपजाऊ जमीन पर सोलर संयंत्र लगा करके हर महीने निश्चित आय भी कमा सकते हैं। जब विशेषज्ञों के अनुसार 1 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए लगभग 4 से 5 एकड़ भूमि की जरूरत होती है। इससे एक साल में तकरीबन 15 लाख बिजली यूनिट का उत्पादन किया जा सकता है। बिजली विभाग द्वारा इसे लगभग 3 रुपये 7 पैसे के टैरिफ पर खरीदा जाता है। ऐसे में किसान सोलर पंप संयंत्र से आसानी से सालाना 45
10 लाख तक की आय हासिल कर सकता है। कुसुम योजना के तहत किसान पंचायत सहकारी समिति का समूह सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन कर सकता है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 60% की सब्सिडी प्रदान करती है। इसके अलावा लगभग 30% लोन भी सरकार द्वारा दिया जाता है। किसानों को केवल इस प्रोजेक्ट के लिए 10% रुपये खर्च करना पड़ता है। राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर के इसे अपने अपने स्तर पर चलाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को मई महीने में 9 महीने का एरियर देगी। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार नीतीश सरकार ने 9 महीने पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों के सैलरी में 15% तक की वृद्धि की थी, लेकिन अभी तक शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन नहीं मिला है। लेकिन सरकार अगले महीने में एरियर के रूप में इन्हें 9 महीने का पैसा देगी। दोस्तों, बात करते हैं कि आरजेडी के पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने अपने बेटे को लेकर के बड़ी चिंता जाहिर की है। सिवान में AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद हिना साहब ने राजनीति के तहत अपने बेटे ओसामा साहब को फंसाने का आरोप लगाया है। हिना साहब ने कहा है कि मैं ऐसे ही साजिश के तहत झूठे आरोप लगाए जाने के बाद पति से सालों दूर रही हूँ। अब अगर बेटे को कुछ हो गया तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं बहुत घायल महिला हूँ। अपने पति से 18 साल दूर रही हूँ, इस उम्मीद में कि एक दिन वो वापस आएंगे। उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया और फिर साजिश के बाद उतनी बड़ी घटना की खबर सामने आई। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। ऊपर वाला ना करे कि अगर मेरे बेटे के साथ छोटा सा भी हादसा होता है तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी या किसके भरोसे रहूँगी। मेरी मांग उजड़ जाए और मेरी गोद उजड़ जाए तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ओसामा साहब समेत 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज होने पर पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी और आरजेडी नेता हिना साहब ने कहा था कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। जब उन्होंने कहा कि ओसामा साहब अपनी पत्नी के साथ शब बारात के दौरान अपने मरहूम पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन के कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए गए थे, तब से वह दिल्ली में हैं। पहले शोहर को खो दिया और अब विरोधियों द्वारा उनके बेटे को फंसाने की साजिश की जा रही है। अगर सरकार हमें न्याय नहीं देती है तो फिर हम लोग अपने घर परिवार और सिवान छोड़ करके चले जाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद की 2 सीटों छोड़ करके लगभग सभी पर चुनाव के नतीजे आ गए हैं। जिन नतीजों के मुताबिक MLC चुनाव में एनडीए ने जहां अच्छा प्रदर्शन किया है तो वहीं अपने दावे के मुताबिक आरजेडी प्रदर्शन नहीं कर सका है। हालांकि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बावजूद भी तेजस्वी यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी की कुर्सी बचा ली है। जहां आंकड़ा हासिल करने के बाद राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनी रहेगी। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल को कम से कम 8 सीटों की जरूरत पड़ती है। आरजेडी के पास पहले से ही विधान परिषद की 5 सीटें हैं, जब वही इस बार राजद के 5 उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत हासिल की है, जिसके बाद विधान परिषद में राजद के पास कुल 10 सीटें हो गई है। लिहाजा राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनी रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि गुमशुदा बच्चों के मामले में बिहार तीसरे नंबर पर है। जब देश कोरोना की पहली लहर से जंग लड़ रहा था तो उस समय भी गरीबी और लाचारी में बच्चों के गायब होने का सिलसिला जारी था। बिहार में भी साल 2020 में 12,064 बच्चे लापता हुए। 5 अप्रैल को संसद में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने यह जानकारी दी है। देश में सबसे अधिक लापता बच्चों की संख्या में बिहार तीसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के बाद बिहार में सबसे अधिक बच्चे लापता हो रहे हैं। जहां इस दौरान मध्य प्रदेश से 14,553 और पश्चिम बंगाल से 14,071 बच्चे लापता हुए हैं। जब मंत्री ने संसद में बताया है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक स्वास्थ्य राज्य का विषय है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लापता पाए गए अथवा छुड़ाए गए बच्चों के मामले में निपटने में पुलिस बल कल्याण समितियों और फिर किशोर न्याय बोर्ड की सहायता के लिए लापता बच्चों के मामले में मानक परिचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी की है। बिहार में अधिक बच्चे मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, गया, रोहतास, नवादा, शेखपुरा, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, सहरसा, अररिया और रक्सौल से बच्चे गायब हो रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति ज़्यादा खराब है। हालांकि बिहार में बाल मजदूरी के लिए बच्चों की तस्करी अधिक होती है। लापता बच्चों में लड़कियों की संख्या 20 से 30% है, जबकि मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में बराबर होती है। लापता हुए बच्चों के मामले में FIR दर्ज हुई है। इनमें से ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चे हैं। लड़के बाल मजदूरी के लिए ले जाए जाते हैं, जबकि लड़कियों की तस्करी होती है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा 2022 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इस संबंध में बीएसईबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है। जहां नोटिस में कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन अब 9 अप्रैल 2022 तक कर दिया जा सकेगा। इससे पहले आवेदन की लास्ट डेट 6 अप्रैल 2022 थी। कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 अप्रैल 2022 को एप्लीकेशन लिंक एक्टिव है। स्टूडेंट वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले ऑफिशियल नोटिस में जारी की गई थी कि मैट्रिक कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जाम का आयोजन अप्रैल माह में के आखिरी सप्ताह में किया जाएगा। जो स्टूडेंट इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उन्हें अपने स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से संबंधित स्कूल के प्रधान कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं के फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों बिहार झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। ईस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट सेल आरआरसी ने नोटिफिकेशन जारी करके कई पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। सबसे खास बात यह है कि इन नौकरी को हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइट rrcer.com पर जाकर के उम्मीदवार इस नौकरी से जुड़ी नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। इन पदों के लिए 11 अप्रैल 2022 से आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। जहां आवेदन की लास्ट डेट 10 मई 2022 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार 10 मई या फिर इससे पहले तक इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से कक्षा 8वीं और 10वीं की परीक्षा पास होने वाले सभी उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसके अलावा उम्मीदवारों ने IIT कोर्स किया हो। नौकरी के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि मेरिट के आधार पर उन्हें नौकरी दी जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।